सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप के थायराइड डिजीज़ेज़ होती हैं और उसका क्या क्यों होता है हमें थायराइड। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी रेफरेंस रेंज क्या होती है, आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए और उस टेस्ट का मतलब क्या है। इसके अलावा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डाइटरी अप्रोच टू हाइपोथायरॉयडिज्म। सो वेलकम बैक टू अर्बन डाइट, दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। जब हम टेस्ट कराने जाते हैं थायराइड का तो उसमें हम देखते हैं कि यूजुअली लोग कराते हैं या यूजुअली लैब्स में जो होता है वो होता है आपका TSH, टोटल T3, टोटल T4, एंटी TPO, एंटी TG टेस्ट होता है। लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ कि फ्री T3, फ्री T4 भी आपको ज़रूर कराना चाहिए। ये आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम टोटल T3, T4 की बात करते हैं तो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी कितना T3, T4 बना रही है, लेकिन जो एक्चुअल काम करता है वो है फ्री T3, फ्री T4, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में घूमता रहता है और जिस ऑर्गन को जब ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपना ग्लूकोज पहुँचाता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में T4 टू T3 कन्वर्जन नहीं हो रहा है या किसी वजह से T4, T3 का क्या रेंजेस चल रहे हैं वो आपको फ्री T3, T4 से ही बेटर पता लग सकता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है एंटी TPO, एंटी TG। मोस्टली 75 टू 80% ऑफ जो लोग होते हैं उनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होता है। मतलब एंटी TPO का मतलब है कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बना रही है और आपके वो थायराइड ग्लैंड को जो है वो अटैक करने लग रही है। सो मोस्टली टेस्ट में क्या होता है कि आपका पूरा थायराइड पैनल जो है नॉर्मल आएगा, T3, T4, आपका TSH भी नॉर्मल आएगा, लेकिन कई बारी एंटी TPO, एंटी TG जो है बड़ा हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो कि हम अभी इस स्टेज पे ठीक कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको आगे इशू नहीं आएगा या ये डिज़ीज़ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एंटी TPO और एंटी TG भी कराएं। जो भी रेफरेंस रेंजेस रहती है इसकी वो आपको सब स्क्रीन पे मिल जाएगी। इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में भी दे सकती हूँ, बहुत ईजी होता है रेफरेंस रेंज से पढ़ने के लिए। सो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद डाइट। आई एम श्योर सबसे ज़्यादा आप इसी का वेट कर रहे होगे कि क्या हमें हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, क्या हमारे फूड कौन कौन से फूड आइटम्स हमें खाने चाहिए जिससे हम ये डिज़ीज़ मैनेज कर सकें। तो सबसे पहले हमारा आता है कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे टॉक्सिन्स जो है हमारे थायराइड ग्लैंड को अटैक करते हैं, हमारी बॉडी जो है कैसे उससे स्ट्रेस मोड पे चली जाती है। अब हमने सबसे पहले कोशिश करनी है कि हम अपनी किचन से या हम अपनी डेली लाइफ से जितना कम से कम प्रोसेस्ड फूड खाएं या पैकेज्ड आइटम खाएं जिसमें एडिटिव्स हैं, आपके फूड कलर्स हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं, ये सब चीज़ों को आपने मिनिमाइज़ करना है। तो ऑलरेडी आपको टॉक्सिन्स हमारे एनवायरनमेंट से, पानी से इतने मिल जाते हैं कि आई एम श्योर कि आप और ऐड नहीं करना चाहते हो। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप पैकेज्ड फूड जितना ज़्यादा अवॉइड कर सको उतना बेटर। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि थायराइड हार्मोन जो है वो तीन चीज़ों से आपका ज़्यादा इफ़ेक्टिव वर्क करता है। एक था हमारा टायरोसिन, आयोडीन और हमारा सेलेनियम। अगर हम टायरोसिन की बात करें तो वो प्रोटीन से आता है, तो आप प्रोटीन रिच जितनी चीज़ें ऐड कर सकते हो, अपना मिल्क हो गया, कॉटेज चीज़ हो गया या आपके लेंटिल्स हो गए, इन सब से आपको टायरोसिन मिल जाता है। इवन सोया प्रोडक्ट्स से भी आता है, लेकिन सोया प्रोडक्ट्स पे हम बाद में आएंगे। इसके अलावा अगर आपको टायरोसिन चाहिए तो सेसमे सीड, आलमंड्स, इन सब चीज़ों से भी आपको टायरोसिन मिल जाएगा। सेकेंड हमारा आता है आयोडीन। तो जितने भी हमारे वेजिटेबल्स हैं अगर वो आयोडीन रिच सॉइल में उगाए जाएं तो उनमें ऑटोमेटिकली आयोडीन आ जाता है। हमें नॉर्मली फ्रेश वेजिटेबल से मिल जाता है आयोडीन। इसके अलावा आयोडाइज सॉल्ट भी आता है, लेकिन मैं इतना उसको प्रेफर नहीं करूँगी क्योंकि हमारा जो इनटेक है वो हमारे वेजिटेबल से पूरा हो ही जाता है। अगर आपने फिर भी ऐड करना है तो आप एक मील में आयोडाइज सॉल्ट ऐड कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग ऐड अपना जो हमारे फ़िश या हमारी जितनी भी सी फूड होता है उसमें भी काफ़ी आयोडीन मिलता है। तो आपका फ़िश हो गया, सीवीड हो गया या आपके क्रैब्स हो गए, ऑयस्टर्स हो गए, इन सब चीज़ों में भी आपको आयोडीन मिल सकता है। थर्ड हमारा पॉइंट आता है सेलेनियम का। सेलेनियम बेसिकली आपको अपने एक ब्राज़ील नट खाने से
पूरा आपका सेलेनियम का इंटेक जो है, डेली रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाती है अगर आप रोज़ एक ब्राज़ील नट खाते हो। लेकिन ब्राज़ील नट जो है हमारे इंडिया में इतनी ईज़िली अवेलेबल नहीं है। सो अगर आप बाहर रहते हो तो आप ज़रूर ब्राज़ील नट इंक्लूड करो। इसके अलावा अगर आपने सेलेनियम, हमारे इंडियंस नॉर्मली जो हमारे यहाँ पे सेलेनियम रिच फूड्स रहते हैं वो हैं आपके मिलेट्स हो गए, आपके नॉन वेजिटेरियन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से तो आपके मोस्टली सब न्यूट्रिएंट्स पूरे हो ही जाते हैं। सो जितना भी नॉन वेजिटेरियन फूड रहता है, चिकन हो गया, एग्स हो गए, होल एग हो गया, ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा हम लोग सेसमे सीड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी काफ़ी सेलेनियम रिच रहते हैं। इसके अलावा गार्लिक में बहुत अच्छा सेलेनियम पाया जाता है, जो कि हम नॉर्मली इंडियन कुकिंग में हम यूजुअली यूज़ करते ही हैं। सो वहाँ से भी आपकी सेलेनियम की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म का एक सबसे मेन फैक्टर रहता है कि आप अननेसेसरी वेट गेन करने लगते हो। सो मोस्टली पेशेंट्स या क्लाइंट्स की यही रिक्वायरमेंट रहती है कि वो अपना वेट लूज़ करें। सो इसके लिए जो जनरली हम वेट लॉस के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं, जो हम डाइटरी अप्रोच अपनाते हैं, सिमिलर अप्रोच आपने इसके लिए भी रखनी है। सो जितना आप हाई फाइबर डाइट खाओगे, हाई प्रोटीन डाइट खाओगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी बॉडी को कैलोरी बर्निंग प्रोसेस में डाल देती है, उस मोड पे डाल देती है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो बहुत फैट बर्निंग कैपेसिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाती है, मेटाबॉलिज्म थोड़ा बेटर हो जाता है। ऑब्वियसली अगर फाइबर आप खा रहे हो तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज़ करता है, जिससे थायराइड ग्लैंड पे भी प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। सिमिलरली अगर आप हाई प्रोटीन डाइट खाते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी को बहुत जल्दी भूख नहीं लगती है। ऑब्वियसली उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, सो वहाँ से आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। सो ये सब चीज़ें आपने ऐड करनी है। सो हाई फाइबर के लिए यूजुअली हम कहते हैं जितना आप सैलड खाओ, वेजिटेबल जूसेस लो अगर आपको सैलड नहीं पसंद है। इसके अलावा अगर आपने मिलेट्स ऐड करने हैं, जैसे कि जौ, ज्वार, रागी, बाजरा, बकव्हीट बहुत अच्छा वर्क करता है थायराइड पेशेंट के लिए। और वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ये सुपर फूड हो गया, जो कि हमारे इंडिया में इतना नॉर्मली अवेलेबल है, लेकिन हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते। हम भागते रहते हैं कि किनवा, ओट्स, इन सब चीज़ों के पीछे, ओट्स ब्रांड के पीछे, इधर मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो हमें मार्केटिंग में इतना आपको दिखाया जाता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बिना सोचे समझे हम उनको ले रहे हैं, खा रहे हैं। आई थिंक हमें अपना पर्सपेक्टिव इस वे में थोड़ा चेंज करना चाहिए। जो जितनी हमारी लोकली अवेलेबल चीज़ें हैं वो हमें उसका इंटेक हमें ज़्यादा रखना चाहिए। जब हम वेट लॉस की बात करते हैं स्पेसिफिकली थायराइड में, तो हमें पता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में। आपने एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में क्लियर रखनी है कि सबसे पहले बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगी, फिर आपका वेट लॉस बहुत एंड रिजल्ट है। तो ठीक है, जब तक आप जितना टाइम आपको ऑब्वियसली वेट गेन करने में लगा है, उससे ज़्यादा टाइम आपको ये वेट लूज़ करने में लगेगा, क्योंकि हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारी बॉडी है, वो एक इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करती है। जो उसके प्रॉपर फंक्शनिंग है वो पहले वो करेगी और फिर आपका वेट लॉस होगा। तो कभी भी थायराइड के केस में आपको बहुत जल्दी वेट लॉस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा आपको सिर्फ कंसिस्टेंट होने की ज़रूरत है। थायराइड रिसेप्टर को बेटर वर्क करने के लिए 2 विटामिन्स की ज़रूरत होती है। एक होता है विटामिन डी और एक विटामिन ए। विटामिन डी के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके लेवल्स जो हैं 30 से कम है, सो आप प्लीज़ सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा अगर आपने डाइट वाइज इंक्लूड करना है तो मशरूम्स और वॉलनट बहुत अच्छा सोर्स रहता है विटामिन डी के। विटामिन ए के लिए जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, जो कि अब बहुत सीजनल भी है, जैसे स्पिनच हो गई, बथुआ हो गया, मेथी हो गई, इस तरीके की चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा कैरेट हो गया, पम्पकिन हो गया, पपाया हो गया, इन सब में भी आपको विटामिन ए मिल सकता है। हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए फ़ैट की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म में यूजुअली हमारी बॉडी जो है, अगर आपका एंटी-टीपीओ बहुत ज़्यादा हाई है तो इन्फ्लेमेशन मोड पे चली जाती है। तो जितना आप एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड अपनी डाइट में इंक्लूड करोगे, उतना बेटर आपकी बॉडी फंक्शन कर पाएगी। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि ओमेगा 3 आप इंक्लूड करो, जो कि हमें वॉलनट, फ्लैक्स सीड से भी मिल सकता है, और आप इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो। नॉन वेजिटेरियन के लिए सैल्मन फिश हो गई या आपके एग्स हो गए, वो बेस्ट सोर्सेज रहते हैं। और अगर एंटी इन्फ्लेमेटरी में जो चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं, टर्मरिक बहुत अच्छा रहता है थायरॉयडिज्म के लिए, क्योंकि वो एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है। रादर टर्मरिक तो हर तरीके से हर डिजीज़ में बेस्ट रहता है, अगर वो इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में क्रिएट करती है तो। अब हाइपोथायरॉयडिज्म में जो चीज़ें हम लोग बंद कर देते हैं वो है हमारे क्रूसीफेरस वेजिटेबल और सोया प्रोडक्ट्स।
क्योंकि क्रूसीफेरस वेजिटेबल में जो होता है वो एक ऐसा इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो आपकी आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को हिंडर करता है। सिमिलरली सोया प्रोडक्ट्स में आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं जिनकी वजह से आपके आयोडीन रिसेप्टर्स जो हैं वो उतना अच्छे से वर्क नहीं करते हैं या आयोडीन की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है। लेकिन इसमें मेरा थोड़ा डिफरेंट टेक है कि अगर आप कोई चीज़ मॉडरेशन में खा रहे हो, मतलब अगर आप 100 ग्राम्स पर डे से ज़्यादा नहीं खा रहे हो या 100 ग्राम्स पर वीक में खा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेसिफिकली क्रूसीफेरस वेजिटेबल के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप उसे कुक करके खाओ, रॉ फॉर्म में मत खाओ। इसके अलावा सोया प्रोडक्ट्स भी हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल सही चीज़ नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने इंटेक को कम कर सकते हो। तो मतलब अगर आप 100 ग्राम्स वीक में खा रहे हो या एक बारी, इतनी ज़्यादा तो हमारे घर में वैसे भी सोया की सब्ज़ी बनती नहीं, हम इतने फ्रीक्वेंटली नहीं लेते हैं। तो अगर आप वीक में एक बार ही खा रहे हो और आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है तो आप उसका इंटेक ज़रूर रखें, उसको बिल्कुल बंद ना करें, ठीक है। अगर आपके टेस्ट में है एंटी टीपीओ बहुत ज़्यादा हाई है, इन बहुत एक्सट्रीम केसेस में हम लोग फिर ये सब चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो ग्लूटेन, तो किसी भी तरीके का मतलब वीट हो गया या प्रोसेस्ड फूड हो गया जिसमें ग्लूटेन पाया जाता है, वो भी हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका क्या केस है। सो एक और चीज़ बहुत अच्छा वर्क करती है थायराइडिज्म के लिए, वो है आपका धनिया। तो मैं धनिया की सीड से बेटर आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना आप फ्रेश कोरिएंडर अपनी सब्जियों में, अपनी रोटी में, आटे में गूंद सकते हो उतना ज़्यादा यूज़ करो, क्योंकि कोरिएंडर बहुत अच्छा वर्क करता है हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल करने के लिए, उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। ये आपके लिए आई थिंक सबसे बेस्ट होम रेमेडी रहेगी। इसके अलावा जितना आप अपने डाइटरी इंटेक को बेटर करोगे उतना आपके लिए इस डिज़ीज़ को मैनेज करना ईजी होगा। अब अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, योगा मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि योगा में ऐसे काफ़ी पोजेज़ होते हैं, जैसे कि शोल्डर स्टैंड हो गया, जो कि बहुत अच्छा होता है आपके थायराइड ग्लैंड के लिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहता है। तो जितना आप योगा अपनी उसमें इंक्लूड कर सकते हो अपने रूटीन में उतना बेटर है, क्योंकि योगा आपके थायराइडिज्म के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। जो भी योगा आसन थायराइड के लिए बेस्ट रहते हैं उसके ऊपर मैं एक पोस्ट भी आपको अपने पेज पे डाल दूँगी, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। सो आई होप आप इन टिप्स के साथ अपने थायराइड डिज़ीज़ को ज़्यादा बेटर मैनेज कर पाओगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो या आप कमेंट सेक्शन में अपने मैसेजेस भी लिख सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।